यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोज मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स बाय माइनर, यानी अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो आगे कैसे उसको माना जाता है, या और हम पढ़ेंगे लीगल पोजीशन ऑफ माइनर की, एक माइनर की लीगल पोजीशंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट्स बाय माइनर। तो देखिए, द एज ऑफ मेजोरिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। जो मेजोरिटी की एज होती है ना, हर कंट्री में डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट होती है। ठीक है, एज सच मेजर इज अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी अंडर द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि लॉ ऑफ लैंड, यानी कि हर एक कंट्री का लॉ अलग अलग होता है। तो उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग कितने एज वाला पर्सन मेजर पर्सन माना जाता है और कितनी एज से कम वाला पर्सन माइनर पर्सन माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पर्सन्स मेजर या माइनर कहलाता है। तो हर एक कंट्री का लॉ अलग अलग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड जो मेजोरिटी एज है उसके अकॉर्डिंग हम मेजर और माइनर बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, every person who is not 18 years old is a minor। तो क्वेश्चन आ सकता है, देखिए आपका 2 मार्क्स का आ सकता है, हु इज अ माइनर, या डिफाइन डेफिनेशन देनी होती है ना माइनर कि माइनर कौन है। ठीक है, तो आप क्या देंगे, क्या आपको देंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, एवरी पर्सन हु इज नॉट 18 years old इज कॉल्ड अ माइनर। ठीक है, ये आप बोलेंगे उसको। ठीक है, उसका आंसर या आप रिप्लाई करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ और बता के 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप पूरा अटेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, इस क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं लीगल पोजीशन ऑफ माइनर की। माइनर हमने पढ़ लिया कि कौन होता है। हमारी कंट्री में तो जो मेजोरिटी वाली एज है वो 18 है। ठीक है, तो 18 से कम वाला कौन होता है, माइनर पर्सन होता है, और 18 से अबव वाला मेजर पर्सन होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं कि लीगल पोजीशंस क्या है माइनर की। द फॉलोइंग आर द रूल्स अंडर द इंडियन लॉ विद रिस्पेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर। देखिए कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट, जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में, कि कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड, कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक माइनर के साथ तो वो एब्सोल्युटली वॉइड माना जाता है। ठीक है, contract with a minor is absolutely void because according to section 11 a minor is not competent to make a contract। competent नहीं होता वो contract करने के लिए। ठीक है, if a minor receives some money and promises to do something in return he cannot be enforceable by law to perform the act। अगर एक minor कोई money receive करता है कोई और कहता है कि आप मुझे ये पैसा दे दो और मैं आपके लिए, और प्रॉमिस करता है कि मैं आपको ये एक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर वो एक्ट को परफॉर्म नहीं करता है तो आप उसे स्यू नहीं कर सकते हो, लॉ उसको एनफोर्स नहीं कर सकता है वो एक्ट करने के लिए, और ना ही वो रिसीव जो मनी आपने उसको उसके बिहाफ पर दी है, और ना ही वो आपको मनी बैक करेगा। तो ये इस चीज के लिए आपको जो लॉ है वो एनफोर्स नहीं करेगा, क्योंकि एक माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, इसलिए लॉ उसको एनफोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ। अगर देखिए एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है किस चीज के लिए, लाइफ की नेसेसरीज चीजों के लिए, यानी कि खाना पीना कपड़े, इस चीज के लिए, तो वो मतलब कि वॉइड नहीं माने जाते हैं। देखिए, while a minor cannot make a valid contract for financial gain or sale or purchase of the property। जबकि देखिए एक माइनर, माइनर मतलब 18 से कम, यानी छोटा बच्चा, एक तरह से माइंड में लगा लो छोटा बच्चा। ठीक है, टीनेजर। ए माइनर कैन नॉट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कर नहीं सकता क्योंकि वो इनकम्पिटेंट होता है। कैसे, कैसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लाइक जिसमें फाइनेंशियल गेन होता हो, मतलब प्रॉफिट लॉस वाला काम नहीं कर सकता वो। सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी की सेल और परचेज नहीं कर सकता क्योंकि वो एक तरह से दिमाग से कम है उस टाइम, उसको कोई भी पागल बना सकता है, इसलिए ही इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नेसेसरी सप्लाइड टू हिम और एनीवन होम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। यानी कि
देखिए, ये काम नहीं कर सकता। फाइनेंशियल गेम, सेल और परचेज़ ऑफ द एसेट्स, यानी कोई ये काम नहीं कर सकता, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अपनी नेसेसरीज़ की चीज़ के लिए, जो उसकी खाने-पीने की चीज़ है, उसके कपड़े खरीदना, वो अपना काम कर सकता है, उसके उसमें किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और एनवन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, जो उसको सपोर्ट कर रहा है लीगली। फूड एंड क्लोथिंग आर द बेसिक नेसेसिटी, इसमें फूड और क्लोथिंग मतलब खाना और कपड़े पहनना, ये बेसिक नेसेसिटी होती है। और इस नेसेसिटीज के अंदर such necessity do not include luxuries like jewels and drinks, और इस जो नेसेसिटीज के अंदर हम हीरे जवाहरात नहीं डाल सकते, कोई लग्जरियस ड्रिंक नहीं डाल सकते, सिंपल फूड और क्लोथिंग आ जाती है नेसेसिटीज की चीजों में। ठीक है, तो अगर नेसेसिटीज की चीजों में जो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, अब नेसेसिटी में आप ये नहीं कहना भाई मेरे बच्चे को हीरे जवाहरात पहनने हैं, नहीं, वो नहीं आएगा। खाना और पीना। ठीक है, तीसरा, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट। अगर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उससे उसका कोई बेनिफिट हो रहा है, लाइक सपोज कीजिए माइनर ने किसी पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो पर्सन बोल रहा है कि मैं तुझे फॉरेन ले जाऊंगा और वहां पर तेरी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होगी। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना दोनों के बीच में, तो ये माइनर के बेनिफिट के लिए हो रहा है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आगे देखो, पढ़ते हैं इसके बारे में। A minor can make a contract for his benefit, अपनी बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। The Contract Act does not classify such contract as void, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो उसको मतलब कि एक void कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकता कि वो माइनर के बेनिफिट के लिए किया गया है। The court held the contract as valid because it was for the benefit of the minor। ठीक है, इफ अ माइनर मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ जॉब, देखिए अगर एक माइनर जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, सच कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वैलिड, उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द लॉ, लॉ के स्टैंड पॉइंट से। क्यों? क्योंकि माइनर अपने बेनिफिट, खुद के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर जॉब का है, उसकी एजुकेशन का है, ऐसा कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वैलिड माना जाएगा, उसका बेनिफिट हो रहा है जिससे। आगे फोर्थ, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ द माइनर। तो देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द पेरेंट और गार्जियन ऑफ अ माइनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो माइनर है उसके पेरेंट्स है या भी कोई जो उसको संभाल रहा है, कोई गार्जियन है उसका माइनर का, तो उसके साथ कोई जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अगर माइनर की बेनिफिट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, A minor's contract cannot be ratified on his becoming a major। देखिए, एक बार मान लो माइनर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, ठीक है, उसको दोबारा रेटिफाई नहीं करेंगे कि वो मेजर हो गया है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट, देखो जब एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो क्या था, वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था। तो अब हम ये बोलते हैं कि वो माइनर, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब वो माइनर था, अब वो मेजर हो चुका है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करके उसको अब वॉइड वॉइड ना करके वैलिड कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक बार जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो आगे चलकर कभी भी रेटिफाई नहीं कर सकते हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। जो स्टार्टिंग से ही वॉइड चलते आ रहा है तो वॉइड ही माना जाएगा, उसको हम बाद में जाकर वैलिड नहीं कर सकते। देखिए आगे क्या देखा इसमें, A contract made with a minor is a void and cannot be ratified because no void contract can be ratified। जब नॉर्मल सी बात है, स्टार्टिंग में ही void है तो कोई भी void कॉन्ट्रैक्ट को बाद में रेटिफाई हम नहीं कर सकते। ठीक है, 6, देयर कैन बी नो रिफंड ऑफ बेनिफिट। जो भी बेनिफिट है उसका कोई रिफंड नहीं है। इफ अ माइनर हैज रिसीव्ड अ बेनिफिट और प्रॉफिट, ही इज नॉट बाउंड बाय लॉ टू पे फॉर सच बेनिफिट और कंपनसेट। भाई देखो, अगर माइनर को कोई बेनिफिट हुआ है या फिर कोई पैसा उसने ले लिया है तो वो क्या है, लॉ से बाउंड नहीं है कि वो उसको वापस रिक्लेम करे। जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट वॉइड वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें पढ़ा था कि एक केस में क्या था, उसने उसको 8,000 रुपए दे दिए थे। किसने? एक जो पर्सन ने, थर्ड पर्सन ने जो एक माइनर को 8,000 रुपए दिए थे, तो लॉ उसको बाउंड नहीं करती कि जो माइनर है 8,000 रुपए रिक्लेम करे उसको। ठीक है, 7, द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्ट्रोपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर।
डॉक्ट्रिन ऑफ एस्ट्रोपल केस क्या बोलती है कि अगर आप कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किससे कोई चीज छुपानी नहीं है, ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्ट्रोपल, ठीक है। लेकिन माइनर के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एस्ट्रोपल वर्क ही नहीं करती। कैसे? अ माइनर कैन नॉट बी हेल्ड आंसरेबल फॉर अ मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई माइनर ने मान लो कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन करी है, उसने अपनी एज छुपा ली और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो उस चीज के लिए आंसरेबल नहीं होगा, ठीक है। इफ अ माइनर हैज बाय मिस रिप्रेजेंटिंग हिज एज, उसने अपनी एज छुपा ली, इंड्यूस अदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, और दूसरी पार्टी को इंड्यूस किया कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ही कैन नॉट बी sued फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट और फॉर फ्रॉड। तो उसको स्यू नहीं कर सकते, हम माइनर को स्यू नहीं कर सकते कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके साथ फ्रॉड किया, तो फ्रॉड का केस हम उसके ऊपर नहीं डाल सकते। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्ट्रोपल उसके ऊपर लागू नहीं होती। किसके ऊपर? माइनर के ऊपर। Minor as an agent. A minor can be appointed as an agent, but according to section 184, the person appointing the minor or the principal would be held responsible for the minor's activities. देखिए, हमने एजेंट वाला चैप्टर करा होगा, एजेंसी वाला जो मैंने वीडियो बना रखी है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो एजेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि वो एक मेजर पर्सन हो, वो एक माइनर पर्सन भी हो सकता है, लेकिन उस एजेंट के द्वारा की गई एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिसने उसको हायर किया हुआ है एज ए एजेंट, यानी कि जो प्रिंसिपल पर्सन है, ठीक है। तो जो एजेंट के रूप में माइनर वर्क कर सकता है, ये उसके पास से लीगल पोजीशन होती है उसकी कि जो एक माइनर पर्सन है वो एजेंट के रूप में वर्क कर सकता है, लेकिन जो भी उसके द्वारा किया गया कार्य है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? द प्रिंसिपल, जिसने उसको एजेंट के रूप में हायर किया है, ठीक है। Minor as a partner. According to Section 30 of the Indian Partnership Act, a minor cannot enter into a partnership contract, but if other partners agree, a minor may be admitted to share the benefits of an existing partnership and can claim the agreed share of profit from the partnership firm. देखिए, वैसे तो जो पार्टनरशिप एक्ट है सेक्शन 30 उसका ये बोलता है कि कोई भी माइनर पर्सन को आप पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर जो पार्टनर्स हैं वो एग्री हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, एक माइनर को हम एज अ पार्टनर अपने उसमें एंटर करवा लेंगे, तो वो एंटर करवा सकते हैं और उसको उसके जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है, उसको क्लेम है उसको पार्टनरशिप फर्म के थ्रू दे सकते हैं, उसका जो शेयर है, ठीक है। मतलब जब वो एग्री होंगे तब हो सकता है। पोजीशन ऑफ अ माइनर इन अ लिमिटेड कंपनी। कोई भी लिमिटेड कंपनी है उसमें माइनर की क्या पोजीशन होती है? माइनर कैन परचेज द शेयर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी सो परमिट, बट ही कैन नॉट बी पर्सनली हेल्ड लिएबल फॉर कॉल्स फॉर द अनपेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ये देखिए, एक माइनर है, वो किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकता है अगर उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है कि माइनर आपका जो भी शेयर होल्डर बन सकता है तब। लेकिन उसको हम पर्सनली लिएबल नहीं कर सकते किस चीज के लिए? अनपेड जो नॉमिनल वैल्यू रह जाती है, पेड अप वैल्यू, कॉल अप वैल्यू अगर शेयर्स की रह जाती है तो उस चीज के लिए हम उसको पर्सनली लिएबल नहीं कर सकते, ठीक है। आगे 11 शॉर्ट इज लाइबिलिटी फॉर माइनर। जो श्योरिटी की लाइबिलिटी होती है माइनर के लिए, इफ अ पर्सन हैज एग्रीड टू स्टैंड श्योरिटी और बी ए गारंटर फॉर अ माइनर। एक कोई पर्सन एग्री होता है कि माइनर की गारंटी ले लेता है वो, ठीक है, गारंटर बन जाता है उसका। Such person would be regarded as a principal debtor and would be liable to pay personally. उस टाइम वो पर्सन क्या हो जाता है? प्रिंसिपल, वुड बी रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल डेटर, वो प्रिंसिपल डेटर बन जाता है एंड वुड बी लिएबल टू पे पर्सनली इवन दो द प्रिंसिपल डेटर द माइनर इज नॉट लिएबल टू पे। तो उस टाइम वो लिएबल बन जाएगा कि अगर माइनर नहीं पे करता तो वो श्योरिटी पे करेगा क्योंकि उसने वो प्रिंसिपल डेटर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पोजीशन ऑफ अ माइनर इन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको पता ही होगा, जो बीआर वगैरह होते हैं, चेक वगैरह होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स होते हैं वो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ए माइनर कैन बी ए प्रोमिसर and can draw, deliver or endorse a bill of exchange, check और promissory notes। यानी कि माइनर क्या कर सकता है? प्रोमिसर हो सकता है और वो ड्रॉ कर सकता है, काट सकता है किस चीज को भी, बिल ऑफ एक्सचेंज को भी, ठीक है, डिलीवर कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, चेक को भी, प्रोमिसरी नोट को भी। In case of such a document being dishonored, a minor cannot be held liable. In case of such a document being dishonored, अगर उसके द्वारा काटा गया कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो वो उसके लिए liable नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए,
माइनर्स राइट्स टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन, माइनर का राइट कोई प्रॉपर्टी होल्ड करने में और उसके अंदर इंटरेस्ट में। वेयर एज द ट्रांसफर और मॉर्गेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी कैन बी कैंसल्ड एट द इंस्टेंस ऑफ अ माइनर, इट इज टू बी नोटेड दैट सच ट्रांसफर और मॉर्गेज इज वैलिड इफ इट इज अ बेनिफिशियल टू द माइनर। यानी कि देखो, जैसे हमने बात करी कि कोई भी ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी वो कैंसिल हो जाती है माइनर केस में, लेकिन ये नोट किया जाना चाहिए कि ट्रांसफर और मॉर्गेज वैसे तो वो वॉइड होती है, लेकिन अगर एक माइनर के बेनिफिट के लिए वो चीज हो रही हो तो वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, अगर ट्रांसफर और मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी से कोई भी इंटरेस्ट माइनर के पास आ रहा है, कोई भी उसको फायदा हो रहा है उससे, तो वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने सारे लीगल पोजीशन पढ़ लिया माइनर का, कि माइनर के क्या लीगल पोजीशन होते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं और उनके साथ कैसे वो वॉइड माना जाएगा, कब वो वैलिड माना जाएगा, सब कुछ हमने इस बारे में पढ़ा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 16 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट आर द लीगल पोजीशन ऑफ अ माइनर। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि हु आर या हु इज अ माइनर एंड how a contract by a minor is conducted and what are the legal position of a minor। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर आपको पसंद आई हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।